देखो सेट थ्योरी जो है नाम ही है इसका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का इन्वेंट तब किया गया, इसका इन्वेंट करने वाला का नाम था जॉर्ज कैंटोन। ठीक है, जॉर्ज कैंटोन जो था इनका फैमिली था बॉलीवुड से ज़्यादा रिलेटेड, बॉलीवुड नहीं बोलेंगे वो तो अंग्रेज़ था, तो हॉलीवुड से रिलेटेड था। मतलब इनको गाना बजाने का बड़ी शौक था, इनके बाप दादा माँ पूरा ख़ानदान गाना बजाता था। बेटा कहाँ से आ गया मैथ्स में, नहीं समझा। इनको वायलिन बजाने का बड़ी शौक था, वायलिन बजाते बजाते मैथमेटिक्स मैथ्स से भी इनको बहुत ज़्यादा लगाव था। तो मैथ्स से लगाव होने की वजह से ये एक थ्योरी निकाला, सेट थ्योरी। सेट के ऊपर अपना थ्योरी दिया था, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा सेट थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है जब किसी टॉपिक के ऊपर हम कोई चीज़ देते हैं, अपना आर्गूमेंट रखते हैं कि ये वाला चीज़ है, हम इसके बारे में ये बात बताएं, मेरा बात अगर एक्सेप्टेबल होगा तो छपेगा और नहीं एक्सेप्टेबल होगा तो पब्लिश नहीं होगी। तो इनके बात को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इनका थ्योरी जो था वो वाकई एक्सेप्ट करने लायक था। इसीलिए कि जो सेट के ऊपर जो अपना थॉट रखे थे, जो थ्योरी दिए थे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम आया सेट थ्योरी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सेट थ्योरी बोलते किसको हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आता है, इनका जो डेफिनेशन होता है ये होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देख वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये बोला कि जितना भी डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को उसी को आप सेट बोल सकते हैं, और जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसको सेट नहीं बोल सकते। डिफाइन करने का मतलब अगर हम इस रूम में बोले कितना जन है तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 10 12 15। या फिर जस्ट सपोज करो हम बोले कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सर हम बोल सकते हैं कि ये AEIOU अल्फ़ाबेट का 5 लेटर है और ये पांचों को वॉवेल बोलते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्लास में टीचर बोली कि कितना इसमें कितना बच्चा बैठा हुआ है तो काउंट करके बता सकते हैं, या इसमें बता सकते हैं कि क्लास 7 में कितना जो है टीचर पढ़ाने गया, ये भी काउंट कर सकते हैं। मतलब जितना सर आप डिफाइन कर सकते हैं जिन लोगों को, वो आएगा सेट। लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग वेरिएबल। जैसे ये सेट नहीं होता है 1 1 2 4, इसमें 2 टर्म एक ही जैसा आ गया, लेकिन वो क्या बोला था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलता है सेट थ्योरी। अब बात यहाँ पे आता है, तो ऐसा सर कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते दुनिया में? ऐसा भी तो है। जैसे मान लो क्लास में गए, अब बोले सबसे खूबसूरत पर्सन खड़ा हो जाओ, तो सबसे पहले लड़की लोग अपना मुंह देखेगी कि हम लोग खूबसूरत हैं। तो अब वहाँ खूबसूरत का अगर हम बात किए हैं तो खूबसूरत मतलब ऐसा थोड़ी है कि शकल ही की हम बात कर रहे हैं। किसी का राइटिंग बहुत खूबसूरत हो सकता है, किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, रिप्लाई करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, किसी का शकल अच्छा होता है। आजकल तो फिल्टर का कमाल है, ठीक है, अब फाउंडेशन का जादू है। तो ये जो ब्यूटीफुल का हम बात किए, ये सर आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत सा आदमी काला होता है, वेस्ट इंडीज़ में जाके देखो या अदर कंट्रीज़ में, लेकिन उसका बोलने का रिप्लाई करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ठीक है, किसी का राइटिंग बहुत खूबसूरत होता है। तो हम क्लास में अगर हम ब्यूटीफुल का कोई टीचर बात किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके फेस से ही रिलेटेड का बात किया है, वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है। तो हम ब्यूटीफुल को डिफाइन नहीं कर सकते, सबका अपना अपना नज़रिया होता है ब्यूटीफुल को डिफाइन करने का। अब सामने वाला किस नज़रिया को पकड़ा है सो पता नहीं है, या सामने वाला बोल क्या रहा है सो हम लोग को जो है तो बोलने के बाद ही पता चलता है। तो अगर तुमको ब्यूटीफुल के बारे में अगर इंटेलिजेंसी का बात किया, तो इंटेलिजेंट मतलब ये तो नहीं है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में हम 100 में 100 लाए तो हम इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट का मतलब ये भी तो हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन आउटर काम में बहुत अच्छा, उसका इंटेलिजेंसी बहुत अच्छा है। तो इंटेलिजेंसी अगर बोले तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हम उसको। समझदारी का बात करें तो हो सकता है कि स्कूल में उसका समझदारी नहीं है, लेकिन बाकी अदर जो सब्जेक्ट है या बाकी अदर जो मैटर है उसमें उसका समझदारी बहुत अच्छे से चलता है। तो इन सब चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और जिसको डिफाइन कर सकते हैं वही आएगा सेट थ्योरी। तो आज से अगर सेट थ्योरी का तुमसे डेफिनेशन कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि सेट थ्योरी और कुछ नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं वो होता है सेट थ्योरी, और जिस ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते वो सेट थ्योरी नहीं कहलाता है। ठीक है, सेट थ्योरी को जो डिनोट करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, याद रहे सेट थ्योरी में हमेशा सेकेंड ब्रैकेट ही होता है। जैसे मेरा सेकेंड ब्रैकेट तो चाउमीन की तरह है, क्योंकि हम आज तक कभी ट्राई नहीं किए, ऐसे होता है असल में, एक इस तरह से होता है। तो मेरा टीचर बताया था कि देख इतना ज़्यादा जो है फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, घुमा देना इस तरह से, चाउमीन ब्रैकेट इसका दूसरा नाम है। तो जब कभी भी सेट थ्योरी बनाओ ऐसे, हालांकि तुम्हारा तो CU में जो 3rd सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएगा,
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको तो रिप्रेजेंटेशन करना नहीं है, लेकिन बस तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दे, जाके आगे जाके तुम क्लास 9 को कभी पढ़ाओ, उन लोगों का भी सेट थ्योरी है। क्लास 6-7 में ICSE बोर्ड में सेट थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। अब यही रीज़न है कि कॉमर्स वाला बंदा लोग जो है ICSE वाले के 7-8 को नहीं पढ़ा पाता है, रीज़न यही है, क्योंकि उन लोगों के पास सेट थ्योरी, लॉगरिदम, ये सब चैप्टर है, और इन सब चैप्टर का नॉलेज रहता नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है, कॉमर्स सेक्शन में, जिसके वजह से कॉमर्स वाला क्या होता है, इस 7-8 वाले को नहीं पढ़ा पाता है। वेस्ट बंगाल में ये सब कुछ नहीं है, वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा बोर्ड है, ठीक है, सिर्फ छोटा मोटा चीज़ दिया। अब ये तो सेट थ्योरी का जो क्या होता है, हम लोग साइन लिखते हैं। अब इसके अंदर जो बैठा हुआ जो चीज़ होगा, दैट इज़ AEIOU, इन सबको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ एलिमेंट, इसको बोला जाता है एलिमेंट, ठीक है। और इस पूरे होल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, A से B से कोई भी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर ये कहलाएगा सेट, ये होता है सेट। अगर मान लो हम कहीं पे तुमको लिख दिए दैट इज़ B = 6, 5, 2, 1, तो ये एक सेट है, और इस सेट को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, B से, तो B इज़ द होल सेट, 6, 5, 2, 1 इज़ द एलिमेंट, और ये सेकेंड ब्रैकेट जो है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अगर आप सेकेंड ब्रैकेट ना देके, अगर सर आप ये फर्स्ट ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट अगर देते हैं, तो सेट थ्योरी कट जाएगा, सेट थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हर एक चीज़ का अपना अपना जो है लिमिट है। सेट थ्योरी जब भी सम्स बनाए तो ब्रैकेट पड़ेगा हमेशा सेकेंड ब्रैकेट पड़ेगा, ना फर्स्ट ब्रैकेट और ना थर्ड ब्रैकेट आप दे नहीं सकते। अगर मान लो तुम दे के आया, पूरा चीज़ सही है, कभी कभार होता है कि ऑप्शन में तुमको दे दिया, सेकेंड ब्रैकेट में भी आंसर दे दिया, थर्ड ब्रैकेट में भी दे दिया, अब गलती से हम थर्ड ब्रैकेट मार दिए, हम तो खाली एलिमेंट चेक करेंगे कि मेरा एलिमेंट का आंसर आया कि नहीं आया, और चेक करके मार के निकल गए वहाँ से, तो मेरा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। आंसर भले ही सही आया, बस इस ब्रैकेट के कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है, ख्याल रहे बात। तो ये तो था सेट थ्योरी, जिसको हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, ठीक है। आज जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते वो सेट थ्योरी नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ लेते हैं, बताना सेट थ्योरी होगा कि नहीं। पहला है रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया भरा हुआ है, एक से एक टैलेंटेड बंदा मिलेगा, बुंदेलखंड में चले जाओ ना, भरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ब्यूटीफुल पर्सन, अब बात आता है कि इसमें सेट कौन सा है और सेट कौन सा नहीं है। रिवर्स ऑफ इंडिया, इसको हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ रिवर है, छोटा बड़ा, जैसे छोटा गंगा तो हम लोग का घर के बगल में ही निकल जाता है आजकल, थोड़ा सा पानी पड़ने पर, तो रिवर हम लोग काउंट करके बता सकते हैं, तो ये सेट होगा। टैलेंटेड पर्सन नहीं बता सकते हैं, आदमी के टैलेंट को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो बोले टैलेंटेड पर्सन इंडिया में भरा हुआ, इंडिया से टैलेंटेड पर्सन मिलना मुश्किल है किसी भी कंट्री में, तो सर ये सेट नहीं होगा। आप ब्यूटीफुल पर्सन के बारे में अभी हम बताए थे, इसको भी हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी सेट नहीं होगा। तब आई थिंक क्लियर होता होगा कि सेट किसको डिफाइन कर पाएंगे और किसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जिसको डिफाइन कर पाए वो होगा सेट, और जिसको डिफाइन नहीं कर पाए वो सेट नहीं होगा। यही बात बताया था जॉर्ज कैंटोर, याद रखना साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। तो जॉर्ज कैंटोर भाई साहब बहुत स्मार्ट थे, निकाल के दिए एक थ्योरी। अब एक आता है तुम्हारा सिंगल टोन सेट, देखो एक है सिंगल टोन सेट। अच्छा, सिंगल का मतलब क्या होगा, अकेला, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट बैठा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो A = दिए 2, तो क्या होगा, सिंगल टोन सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर बैठा हुआ एलिमेंट कितना है, एक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल टोन सेट। हाँ, एक बात याद रखो, कोई डेफिनेशन पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन थ्योरी जान के रखो ताकि तुम बता पाओ कि कौन सा सिंगल टोन। अभी बहुत सा सेट आएगा, सिंगल टोन आएगा, फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इक्वल सेट आएगा, इक्विवेलेंट सेट आएगा, उसके बाद तुम्हारा जो है सुपर सेट आएगा, सब सेट आएगा, ये बहुत सा अभी सेट आने वाला है। तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा सेट क्या होना। जैसे मान लो तुमको अगर CPT का एग्जाम देना है तो वहाँ पे तुमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है, CPT का हो गया, CS का हो गया, CMA का हो गया, इन सब जगहों पर जो है कुंडली मार के मैथ्स बैठा हुआ है, ठीक है। और अब बिलीव करो CPT के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फीस मैथ्स के लिए ही लिया जाता है, सबसे ज़्यादा फीस, क्योंकि उन लोगों को ही पता है 99% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम किस में है, मैथ्स में। 11-12 तो कॉमर्स पढ़ के आए ही हैं, उसका 50% तुम्हारे पास नॉलेज है ही,
सब पढ़ा, इकोनॉमिक्स BSTD सब पढ़ा, लेकिन मैथ्स ना पढ़े। किस डर से? मैथ्स बहुत टफ होता है, यही डर रहता है माइंड में, और यही माइंड में घुसा भी देता है बात को। ठीक है, मैथ्स जैसे ही 10 पास करिए, जब 11 वाले लोग मैथ्स लेते हैं ना, अब मान लो किसी टीचर के पास गया, उसको बोला मैथ्स लिया है, बहुत टफ है, छोड़ दे अभी जाके लॉ ले ले, तो BSTD ले ले। लॉ में 4 चैप्टर पढ़ना है, अब BSTD में तो छोड़ो ही, क्या बताए, BSTD है। अच्छा, सिंगल टोन का मतलब हो गया कि वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा वो सिंगल टोन होगा। फॉर एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, दूसरा ले लो, ए ले लिए। और एक बात, इसके अंदर बैठा हुआ एलिमेंट हमेशा नंबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा अभी तक हम कुछ बोले भी नहीं है। इसके अंदर बैठा हुआ एलिमेंट नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हमेशा तुम्हारा नंबर ही आए, 2 4 6 ही आए, ऐसा कोई जरूरी। देखना कभी कभी हम ABCD भी लिख रहे हैं, कभी हम नंबर भी लिख रहे हैं, कभी हम नेम भी लिख देंगे, रामू, श्यामू, मोहन, 3 तो नाम लिख दिए, तो तीनों क्या है, उस सेट का एलिमेंट है, और उसको रिप्रेजेंट जिस चीज़ से करेंगे वो कहलाएगा सेट तुम्हारा कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिंगल टोन सेट। दूसरा तुम्हारा आता है दैट इज नल सेट। और नल सेट बोलो, इस बंदे का 3 नाम है, वाइड सेट बोलो, और एक आता है नल, एक आता है वाइड। एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसका मीनिंग तो इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई ना बैठा हो, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं फाई से, इसका नाम है फाई। ठीक है, ऐसा बहुत सा चीज़ मिलेगा तुमको अभी लेटर, जहाँ तुमको जो दिखाया जाएगा, फाई है, कप्पा है, ईटा, थीटा, गामा, लैम्डा, डेल्टा, बहुत सा वर्ड है। ठीक है, तो ये सब लैटिन वर्ड है। असल में प्रॉब्लम ये था ना कि साइंटिस्ट जब भी कोई चीज़ खोज रहा था, जैसे हम लोग जानते हैं 1947 के पहले तो हम लोग यहाँ सो के थे, हम लोग तो कोई खोजबीन किए नहीं, सब खोज कहाँ हुआ, फॉरेन कंट्री में चल रहा था। तो लैटिन वर्ड का कोई ज़्यादा मान्यता थी नहीं, लैटिन वर्ड को कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता था। तो साइंटिस्ट जितना भी थ्योरी निकाला, ये सबसे ज़्यादा उस समय जो निकाला था वो सर आइजैक न्यूटन, बच्चा जानता है उसके बारे में, कि अगर न्यूटन के सर पे वो एप्पल ना गिरा होता तो फिजिक्स का थिकनेस इतना से इतना हो गया होता, क्योंकि आधा जो है ना वो फिजिक्स का न्यूटन पे ही डिपेंड करता है, न्यूटन के कारण ही है फिजिक्स। और ज़्यादा कुछ अगर बात करें तो वो है सर आइजैक न्यूटन के कारण, इसीलिए फिजिक्स का थिकनेस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत लोगों का कहना रहता है कि न्यूटन के ऊपर एप्पल क्या गिरा, पूरा पेड़े गिर जाता तो अच्छा रहता ठीक है, पढ़ना नहीं रहता। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाई। और जब कभी भी फाई आए तो याद रखना वो हमेशा किस सेट को दिखाता है? एम्प्टी सेट को। इसी का नाम होता है नल सेट और इसी का नाम होता है वाइड सेट। इसको जब दिखाते हैं हम लोग, या तो सर दिखाएंगे इस तरह से अकेला खाली, और या नहीं तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, ख्याल रहे बात। कभी कभार हम लोग के माइंड में ये रहता है, अगर कभी दिख जाओ कि इस तरह से होता है तो सर ये गलत है। बहुत जगह पे ये सेकंड ब्रैकेट देके और अंदर में फाई डाल देता है, बोलता है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन गलत माना जाता है, ये सर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर फाई दिखा दिए तो इसके अंदर तो एलिमेंट आ गया, हम बोले थे इसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा, तो अगर एलिमेंट आया है दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सिंगल टोन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ख्याल रखना ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? गलत है। या तो इस तरह से दिखाएंगे या तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, या तो इस तरह से दिखाओ या तो इस तरह से दिखाओ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा तुम्हारा आता है, तो एक काम करो, हम सिंगल टोन सेट का यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। लिखो, दो सेट which contain only one element is called single tone set। मतलब एक ऐसा सेट जो ओनली एक ही एलिमेंट को कंटेन करे वो कहलाता है सिंगल टोन सेट। यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, दो सेट which can't contain any element is called null set, या इसको हम लोग बोल सकते हैं empty set। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं सर आप?
सिंगलटन में भी और नल सेट में भी। तो नोट कर ले। मिलेगा 100 100। हाँ 2 घंटे में हो जाए। घर में रात में 12 से 4 बैठना, मेरा समझ बन गया। कहीं बैठा 10 से 6, रात का 10 से सुबह का 6 बजे तक 8 घंटा। कहीं पढ़ के देखो तुम 10 से 6 8 घंटा, तो तुमको पता चलेगा। जो हम लोग बोलते हैं ना कि दिन भर में हम लोग 2 घंटा तब बैठे, 2 घंटा ये बैठे, 8 घंटा बैठे, तो वो 8 घंटा और ये 8 घंटा में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। जितना भी टॉपर्स होता है या जितना भी CA IAS जितना भी गवर्नमेंट जॉब वाला लोग होता है, ये बैठता है रात में पढ़ने के लिए, सारा दिन सोता है। ठीक है, घर में बैठ के नौटंकी मारेगा, बाहर घूमेगा, ये फिर भी वो टॉप कर रहा है। रीज़न, वो रात में बैठ के पढ़ रहा है। फ़ायदा ये होता है ना 10 से 6 के बीच में कोई आपको मैसेज नहीं करेगा। पहला बात, घर में कोई आपको जो है टोकेगा नहीं, ए बेटा 1 गिलास पानी ला, जा 5 रुपया का अंडा लेके आ, ये सब नौटंकी बंद रहता है। तीसरा, घर में सब सो के रहेगा, डिस्टर्ब करने तिका पर रहा, दिखा थोड़ा, ये सब बंद। चौथा, आप घर से बाहर भी नहीं आ सकते हैं, रात है। एक तो अपने डर, बाहर में भूत आएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम। तो तुमको, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या होगा, उसी 2 बाई 2 जगह पे हमको बैठना पड़ेगा। ठीक है, और ईमानदारी से अगर 10 से 6 पढ़ता है तो हमको नहीं लगता फिर जो है कोई गवर्नमेंट जॉब हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया निकालना कोई टफ है। ठीक है, क्लास 10 9 का स्टूडेंट लोग यहाँ पे जो है वो 10 से 6 बैठ के पढ़ता है, स्कूल एब्सेंट मार के 10 से 6। ये 8 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम ही सोच के देखो ना, अगर 10 से 6 पढ़ते हैं, 8 घंटा का माइनस कर दो तो तुम्हारे पास 16 घंटा फिर भी बचता है। 16 घंटा में खाओ पियो घूमो फिरो क्या जाता है। लेकिन वो 10 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सो के बिताते हैं। 90% स्टूडेंट, आज जो 100% में से 2% चमकता है, 98% भीड़ में खो जाता है। रीज़न क्या, 2% 10 से 6 या रात में बैठ के मेहनत कर रहा है, बैठ के ईमानदारी से। अभी नहीं कि किताब लेके बैठे हैं, दोस्त बोल रहा है हाय, अभी हम चल गए, हाय हाय लग जाता है। सुबह से हाई होता है, रात तक में हाई लग जाता है हम लोगों को। ठीक है, व्हाट्सएप ऐसा चीज़ है, नौटंकी का जगह है वो, इसीलिए हाई मत किया करो, लाइफ में हाई लग जाता है। ठीक है, ठीक है, हाई बोलते बोलते हाई। और कभी कभार किसी रात को बोलते भाई अभी पढ़ रहे हैं, मैसेज मत कर, अभी तो पढ़ रहा है, अरे बाप। ठीक है, और अपना तो सुनेगा ही, पूरा ढिंडोरा ही पीटेगा कि 2 बजे तक पढ़ रहा था, ही पढ़ाकू है। चलो आगे आते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है ना कि सेट के अंदर बैठा हुआ जो एलिमेंट होगा वो टोटली सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लो कि एक तो सेट ए लिए और ए सेट के अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3, और एक सेट बी लिए उसमें लिखे 3 2 1। तो तुमको प्लेसेस के लिए कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, तुमको चेक करना है एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखो बात हम क्या बोल रहे हैं, ए एलिमेंट लिए 1 2 and 3 और बी लिए 3 2 and 1, ये लिए हम। तो आपको सर ये नहीं देखना है कि सबका प्लेस सेम है कि नहीं। प्लेस सेम का मतलब यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 3 2 1 है, प्लेस अलग अलग है। तो सेट थ्योरी में जॉर्ज कैंटोर बताया था प्लेस डजेंट मैटर, प्लेस मैटर नहीं करता है। आप बस ये देखिए कि जो 3 एलिमेंट इसके पास है वो 3 एलिमेंट इसके पास है कि नहीं है ना। तो ये दोनों का दोनों सेट क्या कहलाएगा, दैट इज इक्वल सेट कहलाता है ये दोनों। ठीक है, बस हाँ, अगर मान लो यहाँ पर 1 के 1 to 4 ले लिए तब ये इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब कहीं भी तुमको अगर डिफाइन करने बोले कि इक्वल सेट किसको बोलता है, तो तुम बताना कि सर 2 सेट आप ले लीजिए, दोनों सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम है और सेम एलिमेंट भी हैं तो ही वो कहलाएगा इक्वल सेट। और कभी कभार जैसे कि एक तो चलो बता ही देते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। देखो गड़बड़ कहाँ होता है, ये तुम्हारे टॉपिक में नहीं है फिर भी हम बता देते हैं। मान लो एक ए सेट लिए 1 2 3 4 और एक बी सेट लिए AEIO। ठीक है, अब लड़का से प्रोफेसर पूछा कि इक्वल सेट किसको बोलते हैं, अब वो फट से क्या बोलेगा, सर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बी सेट बी आर इक्वल इज कॉल्ड द इक्वल सेट। अब तुम हमको बात बताओ, देखो उस प्रोफेसर उसको कैसे जो है 0 मार्क्स बैठाएगा। वो बोलेगा कि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो ये दोनों इक्वल सेट कहलाया। वो तो यही हम तो यही बोले ना सर, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वल सेट। बट वो डेफिनेशन क्या है, गलत है।
मतलब जो सेम एलिमेंट होना चाहिए, वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे सेम एलिमेंट। जो एलिमेंट सेट ए के पास है वही सेम एलिमेंट बी के पास होगा, तो ये कहलाएगा इक्वल सेट। और द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी आर इक्वल, इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस सेट। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस और इसको बोलते हैं इक्वल सेट, दोनों में फ़र्क है। तो इक्वल का मतलब एलिमेंट का शकल सूरत सब सेम होगा, और इक्विवेलेंस का मतलब खाली नंबर ऑफ एलिमेंट आपका सेम होगा और कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वल सेट में लिखो, इफ टू सेट कंटेन सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे किताब का लैंग्वेज में बात करें तो बोला गया है क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब बी का जितना एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए और ए का जितना एलिमेंट है बी में है, तो वो कहलाएगा इक्वल सेट। ठीक है, number of element in A and number of element in B are equal is called equivalent set। अच्छा, तो इससे ये कंक्लूजन निकल सकता है ना कि all the equal sets are equivalent set, all the equal set are equivalent set, but all the equivalent sets are not equal sets। ये भी तो equivalence है, वो तो बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट हो सकता है मेरा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जितना भी इक्वल सेट है उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, बट जितना भी इक्विवेलेंट सेट है उसको हम लोग इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं। हाँ सर, ए के पास कितना एलिमेंट है? 4, बी के पास भी कितना है? 4, बट क्या दोनों का शकल एक है? तो ये इक्विवेलेंस है। अगर शकल मैच करेगा तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल। 2 मिनट, बोलो। इक्विवेलेंस में जैसे अगर A में 3 एलिमेंट रहता और B में 4 रहता तो वो इक्विवेलेंस नहीं, वो ना तो इक्वल होगा ना तो इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि दोनों में बताया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। इसमें फेस भी एक होना चाहिए, जो एलिमेंट इसके पास होगा वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें नंबर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होगा, तो ही जाके ये कहलाएगा इक्विवेलेंस और ये कहलाएगा इक्वल सेट। ठीक है, देख इक्वल सेट इक्विवेलेंस होगा सारा। हाँ, लेकिन सब इक्विवेलेंस इक्वल नहीं होगा। ठीक है, देख अगला आते हैं, एक है फाइनाइट और एक है तुम्हारा फाइनाइट का भाई इनफाइनाइट। एक इंग्लिश में पढ़ाया जाता था इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब पढ़ा होगा। कोई काम आया? नहीं, कुछ काम नहीं, फालतू का मार खा खा के सीखे थे। ठीक है, टीचर मारती भी थी, गार्जियन कॉल करती थी, कितना कुछ सुनाती थी। वो टीचर मिल जाए तो पूछेंगे। एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, नाम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट का मतलब है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल। एक बता, रखो उसको। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन मतलब नाउन तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, बच्चा जन्म लेता है, स्कूल जाता है, बोलता है नाउन। काउंटेबल का मतलब था जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो हमको सर बताइए, बोलो बाबू तुम ही बोलो, 1 और 3 के बीच में कितना नंबर है? 3 के बीच में मिडिल 2। 1 मिनट, बोलो बाबू कितना नंबर है? बहुत सारा नंबर आएगा। कैसे? 2.1 करेक्ट। तुमको लग रहा है तुमको बच्चा वाला क्वेश्चन देंगे 2 आएगा। 1 और 3 के बीच में इतना नंबर है जिसको सर आप रात भर भी बोले ना तो भी ख़त्म नहीं होगा। इसको भगवान तो काउंट नहीं कर सका, तो हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे? तुम सोचो, 2 पॉइंट रात भर बोले 1 1 1 1 1 1 1 लास्ट में, तो भी ये 2 और 3 के 1 और 3 के बीच में ही आएगा मेरा। ठीक है, कौन
कॉलेज का साइड इफेक्ट है वो सब। तो 1 और 3 के बीच में ह्यूज नंबर है। हाँ, जनरली हम किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेगा 2 है, लेकिन सोच समझ के अगर आंसर दिया जाए तो इतना नंबर है जिसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ख्याल रखना 1 और 3 के बीच में अनकाउंटेबल्स नंबर है। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब हो गया एक ऐसा सेट जिसमें बैठा हुआ एलिमेंट को काउंट कर सकेंगे, वो कहलाएगा फाइनाइट। और एक ऐसा सेट जिसके अंदर बैठा हुआ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकेंगे, वो कहलाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक ग्राफ में जब नंबर स्टार्ट होता है 0 से तो ख़त्म कहाँ होता है? इनफाइनाइट, वो पॉजिटिव, और इधर आ जाएंगे तो नेगेटिव, एकदम लास्ट तक ख़त्म होगा मेरा। ठीक है, ख्याल रहे। तो यहाँ पर जो है देखो, एक सेट लिए ए, अब इसका डेफिनेशन लिखा देंगे, फिलहाल ये समझो। एक सेट ए लिए, ठीक है, इसमें 1 2 4 6 ए ई आई। अब बताइए सर, ये फाइनाइट सेट है? नहीं सर, क्लास जब स्टार्टिंग हुआ था तभी हम बोले थे कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आपके सेट में ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। यहाँ देखिए सर, 2 बार आई लिए ना, ये तो पहले बात तो सेट ही नहीं है, तो ये फाइनाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, ख्याल रखना, ये सब छोटा छोटा बात है जो कि ध्यान रखना। अब बताओ, अब ये सेट है, अब अगर ये सेट है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको काउंट कर पा रहे हैं ना? इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 7 है, तो इसको काउंट हम कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द फाइनाइट। अगर एक सेट हम लोग लेते हैं 7 6 5 1/2 1/3 डॉट 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 डॉट, ये पता है कि कहाँ खत्म होगा हमको? नहीं, दैट इज अनकाउंटेबल। डॉट डॉट देने का मतलब है अनकाउंट, चलता चला जा रहा है, वो खत्म नहीं होगा वो। तो जो खत्म नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। और जो खत्म हो सकता है वो कहलाएगा फाइनाइट। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट करो। देखो, तो जिस सेट को हम लोग काउंट कर सकते, मतलब वो ऐसा सेट जिसके अंदर बैठा हुआ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, वो कहलाएगा फाइनाइट। और एक ऐसा सेट जिसके अंदर बैठा हुआ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, वो कहलाएगा इनफाइनाइट। अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे अ सेट इज said to be finite, a set is said to be finite if the number of element contained in the set can be counted. Is called finite set. इंग्लिश बड़ी आसान है इनफाइनाइट का, बस वहाँ पे यहाँ पे कैन है तो इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा? कैन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी लेके मारा पीटी नहीं है। अ सेट इज सेट, ये इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन द सेट कैन नॉट बी काउंटेड, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका भी लिख ले, अ सेट इज सेड टू बी infinite if the number of element contained in the set cannot be counted is called इनफाइनाइट सेट। ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड इनफाइनाइट। एक कोई भी एक एग्जांपल जो अपने मन से बैठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डॉट डॉट दे देना, चलता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अगला चलते हैं।